हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी। मयूरेश, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? जिस तरह से हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर की, क्या इस वक्त मिड कैप में आप मुनाफा वसूली की राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? आफ्टरनून प्रदीप जी, मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी एक रैली हमने देखी है मिड कैप इंडेक्स में ओवर द पास्ट सो मेनी वीक्स, कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत अहम हो गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेक्टर क्लासिफिकेशन करें तो सारे सेक्टर मेरे हिसाब से भाग चुके हैं। आप सीमेंट पैक पकड़िए, आप रियल इस्टेट का पैक पकड़िए, आप मिड कैप IT पकड़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट करते हैं ये मिड कैप स्पेस में, स्पेसिफिकली Q1 Q2 में, तो जोरदार मार भी पड़ सकती है क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं। They have probably exceeded earnings expectations। तो अगर हम री-रेटिंग की बात करें तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना बहुत जरूरी होगा, नॉट जस्ट इन द मिड कैप इंडेक्स बट द लार्जर यूनिवर्स एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं इवन फॉर द ओवरऑल इंडेक्स इटसेल्फ आई थिंक वैल्यूएशंस एट अराउंड 18 टाइम्स इज क्वाइट फेयर। अगर हम जो बातें कर रहे हैं ऑफ GST गेटिंग क्लियर्ड, ग्लोबल लेवल्स पे लिक्विडिटी कंटिन्यू होती है, तो ये मोमेंटम पुश जो हमें सेंटिमेंटली मिल रहा है मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पे, ये बरकरार रह सकता है। बट आई थिंक जहां जहां प्रॉफिट्स बन रहे हैं वहां पे आई थिंक यू आर सीइंग मनी बीइंग टेकन ऑफ द टेबल। ओके, तो जहां पर मुनाफा लोगों ने कमाया है वहां पर वसूली होती हुई साफ दिखाई दे रही है, और स्पेशली ये केस मिड कैप कंपनियों के लिए सबसे सही बैठा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब इंडेक्स 100 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा है। अब इन कंपनियों में और कितनी गिरावट की संभावना है ये आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप जो इस बाजार को देखकर ट्रेड लेना चाहते हैं उस पर हमने कुछ जानकारों से बात की है ताकि आपका ट्रेड और आसानी से हो सके। SBI स्टॉक इन क्वेश्चन है और स्टेट बैंक में खरीदारी करें 235 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखे 220 का, ये विकास सालुंखे की राय है। साथ ही पिडिलाइट में भी तेजी की ही सलाह है, टारगेट इन्होंने 738 का दिया है, स्टॉप लॉस 712 रुपए पर लगाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 7045220000, इस पर आप हमें कॉल करें और हमारे या फिर व्हाट्सएप कीजिए रादर, हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और TCS और इन्फोसिस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल TCS के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं ये परिणाम, जानते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा से। आशीष बताइए। देखिए, नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद शाम 5 बजे के आसपास आएंगे और हिस्टोरिकली वैसे TCS के लिए Q1 और ना सिर्फ Q1 बल्कि Q2 स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ वर्किंग डेज, बिलिंग डेज ज्यादा होते हैं और साथ साथ Q1 में हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली स्टार्ट होना शुरू होता है, एग्जीक्यूशन शुरू होता है, तो उसका फायदा मिलता है। तिमाही दर तिमाही डॉलर आई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4.25% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी में शायद 3% की ग्रोथ होगी और जो क्रॉस करेंसी है वो उसके फेवर में होगी, तो 70 से 80 बेसिस पॉइंट्स वहां से मदद मिलेगी। लेकिन मोटा मोटी स्ट्रीट मानती चल रही है 3 से 4% के आसपास डॉलर आई में ग्रोथ। इसके बाहर अगर जाता है तो एक सरप्राइज होगा स्ट्रीट के लिए। मार्जिन्स में एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 135 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव, 24.7% पे मार्जिन्स आएंगे, और लार्जली इसलिए क्योंकि Q1 में कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है, तो उसका इंपैक्ट आप देखेंगे। हालांकि जो टारगेटेड बैंड है कंपनी ने मार्जिन्स का दिया है वो 26 से 28% है, पर इससे पहले पिछले क्वार्टर में भी आपको याद होगा मार्जिन्स के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट आया था। तब कंपनी ने कहा था कि डिजिटल में कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करे थे, इसने इन्वेस्टमेंट्स करे थे। एनालिस्ट मानते हैं कि वो स्पेंड्स जो केपेक्स कर रहे हैं या डिजिटल में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो FY17 में कंटिन्यू रहेंगे, और साथ साथ शायद ऑन साइट में हायरिंग बढ़ानी पड़ सकती है TCS जैसी तमाम कंपनीज को, तो बड़ा मुश्किल होगा इस बैंड में मार्जिन्स को मेंटेन करना। अगर नहीं कर पाते तो वो भी एक दिक्कत होगी, वो कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उस लिहाज से, और क्योंकि मार्जिन्स कमजोर होंगे इसलिए मुनाफा तिमाही दर तिमाही 0.5% कमजोर होगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री आपको याद होगा बीते क्वार्टर में मैनेजमेंट की कमेंट्री बेहतर थी, जो तमाम हेडविंड्स थी मैनेजमेंट कहना था पीछे हैं, दिक्कतें नहीं है, खासतौर पर इंश्योरेंस और टेलीकॉम वर्टिकल को लेकर दिक्कतें थी, जापान और लैटिन अमेरिकन मार्केट को लेकर दिक्कतें थी, और मैनेजमेंट ने कहा था FY17 इन तमाम वर्टिकल्स, इन तमाम ज्योग्राफीज के लिए एक बेहतर साल होगा। पर इस बीच खबरें आ गई ब्रेक्सिट को लेकर, और इस कंपनी का तो 11-12% के आसपास पाउंड में बिलिंग होती है, तो इसके लिए वो दिक्कत की बात। और दूसरा, यूके में सबसे ज्यादा BFSI में एक्सपोजर है इसका, और BFSI में कहा जा रहा है कि अब ये ब्रेक्सिट के कंसर्न्स के चलते शायद डिसीजन मेकिंग स्लो होती हुई नजर आएगी। तो अब मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि ब्रेक्सिट का मतलब TCS के लिए कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। आशीष, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, स्पेशली चाहे HCL टेक हो या फिर इन्फोसिस, TCS की जो पोजीशनिंग थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले कुछ क्वार्टर से, और ये ब्रेक्सिट की जो चिंता है, क्या एक और बड़ा झटका रह सकती है? तो क्या ये एक और अंडर परफॉर्मर रहेगा?
देखिए, ब्रेक्सिट का इंपैक्ट आईटी कंपनीज में कितना होगा ये कहना इस समय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉजिकली टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो आप ब्रेक्सिट जैसी जो कंसर्न्स होती हैं लंबी अवधि में अच्छा कारोबार आने की बात होती है, लेकिन मीडियम टर्म में डिसीजन जरूर इंपैक्ट होंगे। शॉर्ट टर्म में सीएफओ जो होंगे, सीआईओ जो होंगे, वो अपनी स्पेंडिंग को रोकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अगले 1-2 साल तक वो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता कंटिन्यू होने वाली है। तो नियर टर्म में तो प्रेशर है, और इस कंपनी का क्योंकि एक्सपोजर इन्फोसिस या बाकी दिग्गज कंपनीज के मुकाबले यूरोप में ज्यादा है, यूके में खासतौर पर ज्यादा है, तो इस पे उस बात का दबाव, वो डिसीजन मेकिंग में स्लोडाउन का असर जरूर देखने को मिलेगा। जहां तक ऑफ लेट कमजोर परफॉर्मेंस की बात थी, क्योंकि इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हुए नजर आए थे, और जैसे मैंने हाईलाइट करा जापान और लैटिन अमेरिकन मार्केट्स, इन ज्योग्राफीज में इसने कुछ प्रेशर देखा था, पर मैनेजमेंट उन ऑफ लेट जो कंसर्न्स थे उस पर तो बड़ा कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा था Q4 में। अभी ब्रेक्सिट का इंपैक्ट कितना होगा ये तो खैर कल मैनेजमेंट से ही समझना पड़ेगा। शुक्रिया आशीष। तो क्लियरली यूके बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक बहुत बड़ी चिंता है, और उसका सवाल सीधा मैनेजमेंट से के सामने हम डालेंगे भी। लेकिन स्टॉक देखिए नंबर से पहले किस तरह का रवैया दिखा रहा है। 2478 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। आप कह सकते हैं हल्की सी मजबूती हुई है, ज्यादा यहाँ पर लोग अग्रेसिव तेजी का कॉल नहीं लेना चाहते, कंसिडरिंग ये क्वार्टर नॉर्मली आईटी कंपनियों के लिए एक मजबूत क्वार्टर रहता है। मयूरेश, आप भी क्या एक कॉशियस पोजीशनिंग ही रख रहे हैं प्री नंबर्स? बिल्कुल हर्षदा जी, और अगर हम अनुमान लगाएं तो एक 3.5 से 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहीं ना कहीं जैसे आशीष जी बता रहे थे, आई थिंक जो एक ड्यूअल इम्पैक्ट होगा क्रॉस करेंसी हेडविंड्स की वजह से और जो सैलरी हाइक्स होंगे, इसकी वजह से एक एबिटा और एबिट मार्जिन पे बहुत फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात आपको ये देखनी चाहिए कि पूरे वित्त वर्ष FY16 में TCS हैज ओनली ग्रोन 7.3% रेवेन्यू टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कंसर्न्स थे डिलीजेंटा को लेके, जापान को लेके, लैटिन अमेरिका को लेके, मैनेजमेंट इज साउंडिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट क्या ये नंबर्स में दिखेगा Q1 में, एंड विल दिस ट्रेंड कंटिन्यू? आई थिंक ये बहुत एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तीसरा फैक्टर आई थिंक जो गाइडेंस होती है, और स्पेसिफिकली आई थिंक फ्रॉम BFSI क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग फॉर द ईयर अहेड, कहीं ना कहीं आई थिंक पॉजिटिव संकेत बिल्कुल मिले थे। लेकिन ब्रेक्सिट को लेकर कॉमेंट्री जैसे आशीष जी भी बता रहे थे बहुत अहमियत रखती है, नॉट जस्ट फॉर TCS बट ऑल्सो फॉर अदर कंपनीज, क्योंकि TCS का तो GBP में जो एक्सपोजर है दैट इज क्लोज टू 14%। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ एनीथिंग goes wrong over the next few quarters, शायद एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, और उसका एक EPS पे इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए मैनेजमेंट कमेंट्री, आउटलुक, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, आई थिंक ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होगा TCS के नतीजों में। मयूरेश, GBP की बात कर रहे थे, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यानी जो हम पाउंड कहते हैं यूके की करेंसी। थोड़ा स्पष्ट करें उन दर्शकों के लिए जिनको अगर समझने में दिक्कत हुई हो। लेकिन मयूरेश, संक्षिप्त में आपकी जो राय है, हम ये समझना चाहेंगे कि शुक्रवार तक के लिए TCS और इन्फोसिस बाई है, सेल है, होल्ड है? नहीं, बिल्कुल होल्ड बनेगा प्रदीप जी, क्योंकि अगर हम इन्फोसिस की भी बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक 4% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आई थिंक मैनेजमेंट कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो गाइडेंस दिया था 11.5 और 13.5% का, वो कुछ चेंज करेगी। जितना रिन्यू और न्यू की जो उनकी एक प्रोसेस है, आई थिंक वहां पे एक सब्सटैंशियल डील मेकिंग हो सकती है, स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल IMS बिजनेस में। और जैसे डिजिटल फोरे कर रही है, स्मार्ट सोल्यूशंस में जा रही है, क्लाउड कंप्यूटर में जा रही है इन्फोसिस, मुझे लगता है एवेन्यूज काफी बढ़ते हैं। लेकिन जैसे एक जनरल अंडरलाइंग ट्रेंड है, आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री स्पेसिफिकली रिलेटेड टू व्हाट हैपेंस विद ब्रिटेन्स एग्जिट बहुत अहमियत रखेगा। बट मुझे लगता है आई थिंक अगेन ऑल दीज फैक्टर्स विल बी वेरी वेरी कॉमन, क्रॉस करेंसी हेडविंड, सैलरी हाइक्स, जिसकी वजह से आई थिंक इबिट और इबिट मार्जिन्स पे आई थिंक यू विल डेफिनेटली सी प्रेशर कमिंग थ्रू। बट अगेन आई थिंक एक लॉन्गर प्ले के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल होल्ड बनते हैं टॉप टियर आईटी। होल्ड की सलाह आप दे रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स को नवनीत आप क्या कहेंगे? इन्फोसिस और TCS पिछले नतीजों से अब तक की चाल अगर आप देखें तो दोनों ही स्टॉक बढ़े थे, अब नीचे आ गए हैं काफी, तो क्या कॉल लेके जाना चाहिए? इंटरेस्टिंग है। TCS पे देखेंगे तो ये एट द मनी ऑप्शंस पे इम्प्लाइड वॉल समवेयर नियर टू 30 के आसपास में चल रहे हैं, एंड इनफैक्ट इन्फोसिस पे एट द मनी ऑप्शंस आर प्राइसिंग एट 40 वॉल्स, तो विच इज़ इंटरेस्टिंग। और इनफैक्ट इन्फोसिस पे अगर नज़र डालेंगे तो कॉल का स्क्यू है, जो कॉल और पुट का जो स्क्यू है वो नज़र आ रहा है कि वो इन्फोसिस थोड़ा सा बायस इज ऑन द पॉजिटिव साइड, अपसाइड पे व्यू है जिस हिसाब से ऑप्शन की पोजिशनिंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर अगर कॉल लेके जाना है तो ज़्यादा बेटर है कि 1200 का कॉल ऑप्शन इन्फोसिस के अंदर में दैट वुड मेक सेंस। उसको लेके जाने के अंदर में थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा, और इनफैक्ट TCS के लिए मैं बोलूँगा उसके लिए बिल्कुल अवॉइड है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, हाई रिस्क ट्रेडर है, तो ऑप्शन शॉर्ट करके जाएं इस लेवल्स के अंदर में भी, वो ज़्यादा बेटर ट्रेड है। कॉल राइट करके जाएं आप कह रहे हैं?
मैं कॉल और पुट दोनों राइट करके जाने के लिए बोल रहा हूँ TCS के अंदर में, और इन्फोसिस के अंदर में कॉल बाय करके जाएं 1200 का, वो ज़्यादा बेटर ट्रेड है। ओके, TCS पे कॉल और पुट किस लेवल के आप राइट करेंगे? देखिए दोनों साइड पे बिल्डअप है। 2500 की कॉल ऑप्शंस पे ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और नीचे में 2400 के पुट्स पे ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो एक ये रेंज है जो कैप हुई हुई है। मेरे हिसाब से अगर कॉल और पुट दोनों 2400 का पुट और 2500 का कॉल सेल करें तो ऑलमोस्ट इनफ्लो मिल रहा है समवेयर नियर टू 85 to 88 पॉइंट्स के नियर अबाउट। तो वो एक अच्छा ब्रेक इवन दे रहा है, ऑलमोस्ट 6% का हेडविन दे रहा है अपसाइड और डाउन साइड पे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ट्रेड है कि कॉल और पुट दोनों 2400 का पुट और 2500 की कॉल दोनों सेल करके जाएं, जिसके अंदर में अच्छा मुनाफा हो सकता है। ओके, तो ये फिलहाल पोजीशन इन आईटी कंपनी में और खासतौर से TCS के लिए है। याद रखिए वो नतीजे कल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत हमारे लिए समय निकालने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। इस बीच एक बार फिर मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहीं पर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। 90 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड है। सेल ऑफ कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है? वो सारे काउंटर्स जहां पर पिछले कई दिनों में काफ़ी पैसा लोगों ने कमाया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट स्टॉक देखिए आज 6.5% नीचे। ऑफ कोर्स जो भी खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से हमारे हाथ जानकारी लगी कि इंडिया बुल्स ग्रुप पर आज बड़े पैमाने पर देश भर में छापे हैं, और इनफैक्ट उसी पर एक अपडेट भी आ रहा है कि आयकर विभाग ने एक रूटीन जांच की है, या इंडिया बुल्स की ओर से इसी समय बयान आ रहे हैं। आयकर विभाग की जांच में पूरा वो सहयोग भी कर रहे हैं वो स्टॉक्स, लेकिन आज काफी ज्यादा मार खा रहे हैं। इस पर एक क्विक कॉल मैं मयूरेश आपसे लूंगी, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक स्टॉक है और हाल फिलहाल में आपको याद होगा इंडिया बुल्स वेंचर्स में भी लोगों ने भर भर कर पोजीशन ली। इस डेवलपमेंट के बाद बाजार थोड़ा सा घबराया है कि क्या निकल कर आएगा, क्योंकि हमें जो खबरें मिली हैं, जो डिवीजन हुआ है ग्रुप का, उसको लेकर जांच है। कहीं पर कुछ टैक्स ना चुकाने की भी आशंका जताई गई है और उसी को लेकर ये जांच की गई है। एक बार क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए इन स्टॉक्स में? तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर कॉल होगा, लेकिन अगर हम यही सब क्षेत्रों में देखें तो मुझे लगता है आई थिंक NBFC एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस लगती है मुझे, स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक जैसे ब्याज दरें कटेंगी गोइंग फॉरवर्ड और जैसे NCDs की तरफ ये सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रीरूट करेंगी अपनी बोरोइंग्स, वहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एंड दैट कैन हैव अ डुप्लीकेशन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ द नीम्स इंप्रूविंग एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो स्प्रेड्स हैं आई थिंक वो भी काफी स्टेबल रहेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक वन रियली नीड्स टू वेट एंड वॉच कि क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ये सारे स्टॉक्स में जब ऐसे इवेंट्स होते हैं। बट एज अ स्पेस आई थिंक मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस स्टिल लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। हालांकि कुछ कंपनियों के वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हो चुके हैं एंड देयर यू विल प्रोबब्ली वी नीड टू वेट फॉर नंबर्स, और अगर नंबर्स बीट करते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशंस तो शायद री रेटिंग हो। बट अ फ्यू ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स इन माय ओपिनियन आर रिचली वैल्यूड। इंडिया बुल्स ग्रुप की अगर हम बात करें तो कौन से स्टॉक्स आपके कवरेज में हैं और क्या कॉल हैं आपके? नहीं, लार्जली प्रदीप जी कवरेज नहीं है इंडिया बुल्स के स्टॉक्स। ओके, तो आधिकारिक तौर पे कवरेज नहीं है, ये फिलहाल कह रहे हैं मयूरेश। लेकिन कल मैक्स इंडिया की लिस्टिंग होने वाली है, आप कहेंगे एक बार फिर, क्योंकि हम इसमें देख चुके हैं पहले मैक्स वेंचर्स की लिस्टिंग हुई, इसके पहले एक बार डीमर्जर हुआ तो दोबारा से ट्रेडिंग शुरू हुई थी मैक्स के काउंटर पे, जो कि मैक्स फाइनेंशियल्स इनफैक्ट बन गया। अब मैक्स इंडिया की एक और ये जो लिस्टिंग हो रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या अनुमान है ये जानते हैं। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है हमारे साथ। पूजा बताइए। जी, ये तीसरी एंटिटी होगी जो कि अब लिस्ट होने जा रही है और ये पूरा हेल्थ केयर कारोबार ही है, जिसका कि कुल वैल्यूएशन करीब 2900 करोड़ के आसपास का है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो करीब 27 करोड़ के हैं। तो माना जा रहा है कि जो स्टॉक की लिस्टिंग होगी वो 95 से 105 रुपये प्रति शेयर के आसपास इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर पूरे कारोबार की बात करें तो इसके अंडर 3 बिजनेस आते हैं। एक तो पूरी तरह से हॉस्पिटल बिजनेस हेल्थ केयर के नाम से, दूसरा जो बिजनेस है वो मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार है, जो कि पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं और इसमें भूपा का करीब 49% स्टेक है। और जो तीसरा कारोबार है वो अंतारा का है, जो कि 100% ओन्ड रिटायरमेंट लिविंग रियल एस्टेट वेंचर है। तो ये 3 हिस्से हैं। यहाँ आपको बता दें कि इसके पहले भी 2 कंपनी की लिस्ट हो चुकी है। पहली जो कंपनी थी जो कि 2015 में ही लिस्ट हो गई थी वो थी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि जिसकी सब्सिडरी पूरी तरह से लाइफ इंश्योरेंस में फोकस करती है। और अब कंपनी का HDFC के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के साथ भी मर्जर होने की योजना है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस
प्रेफरेंस कंपनी के तौर पर सामने आ सकती है। और जो दूसरी कंपनी थी वो मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज थी, जिसका कि जो फोकस है वो मैनेजमेंट सर्विसेज और जो इनकी सब्सिडरी है मैक्स स्पेशलिटी फर्म्स, उनके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। तो ये दो कंपनी पहले ही लिस्ट हो चुकी है। और मैक्स वेंचर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो अब लिस्टिंग से लेकर अब तक करीब 40% तक का रिटर्न ये दे चुकी है। तो ये दो कंपनी पहले ही लिस्टेड हो चुकी थी और कल जिसका कि हम इंतजार कर रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर, अब कल उसकी लिस्टिंग होगी जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। ओके, शुक्रिया पूजा आपका। आशु मदान हमारे साथ जुड़ते हुए, प्रेसिडेंट कोर क्लाइंट ग्रुप रेलिगियर सिक्योरिटीज़ के। आशु, क्या ये जो पूरी एक्सरसाइज की मैक्स ने वो एक शेयर होल्डर्स के लिए लाभदायक रही है? कैसे एसेस करते हैं आप इसको? देखिए, अभी तक तो प्रदीप, अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिसने अगर राइट टाइम पे स्टॉक ले लिया हो तो आई थिंक इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स। राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखें, अगर राइट टाइम पे एंट्री हो गई हो तो जो नेट रिजल्ट निकल के आया दैट इज फेवरेबल फॉर शेयर होल्डर्स। सो आई थिंक ओवरऑल आई वुड डेफिनेटली से, चाहे वो सेक्टर की बात करें चाहे वो इस एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज में एज ऑफ नाउ द रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो आई थिंक इट हैज बीन गुड फॉर द शेयर होल्डर। और इस मैक्स इंडिया के स्टॉक से मयूरेश, आप क्या उम्मीद करेंगे? वेंचर्स ने तो बहुत शानदार रिटर्न दिया। नहीं, जैसे इनके बिजनेस वर्टिकल्स हैं, मुझे लगता है आई थिंक हेल्थ केयर इंडस्ट्री हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन इंडिया। और स्पेसिफिकली अगर हम जनरल हॉस्पिटल केयर की बात करें तो जितना केपेक्स लगता है पॉसिबली आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें थोड़ा समय लगता है। बट एज द बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग, जो कंपाउंडेड बैक एंडेड रिटर्न्स रहते हैं ये काफ़ी सब्सटैंशियल रहते हैं। दूसरी बात, आई थिंक जो कोर फाइनेंशियल्स हैं ऑफ द एंटायर रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज, मुझे लगता है जैसे आशु भी बता रहे थे, आई थिंक इफ इन्वेस्टर्स हैव गॉटन एट द राइट टाइम, आई थिंक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, क्योंकि बिजनेसेस ग्रो ही होंगे एट अ वेरी गुड कंपाउंडेड पेस। तो मुझे लगता है आई थिंक वॉट एवर द लिस्टिंग प्राइस इज, वही उसी के आसपास आई थिंक लिस्ट होना चाहिए कल बिटवीन 95 and 100। ओके, तो ये फिलहाल राय इस कंपनी पर आती हुई, याद रखिए कल मैक्स फाइनेंशियल या फिर मैक्स इंडिया की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन 3 बज चुके हैं और निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले आशुतोष सरना की राय, ये कह रहे हैं खरीदारी करके चले, भले ही अब बाजार आज थोड़ा सा अटका जरूर हो 8500 के आसपास। 8560 के टारगेट के लिए आपने तेजी करनी है। 8480 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये 1 से 2 दिनों का ट्रेड है। दूसरी राय है अनुज दीक्षित की, 8580 के लिए आप तेजी करें, स्टॉप लॉस आप 8480 पर लगाइएगा और 2 दिनों में ये लेवल्स अचीव होंगे। ये फिलहाल राय साफ आती हुई। अब संदीप वागले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून, बताइए निफ्टी पर आपकी क्या सलाह होगी? गुड आफ्टरनून हर्षदा, मेरी व्यू बाय करने की होगी। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस होंगे 8450 और मेरा टारगेट होगा 8600 और ये व्यू 2 से 3 दिनों के लिए है, तो सिर्फ कल के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ तेजी बरकरार है। ओके, तेजी की कॉल यहाँ पर संदीप की ओर से आती हुई और फिलहाल 8600 तक के लेवल वापस देखे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। 8540 के आसपास आज हम पहुंचे थे और अभी इसके ऊपर जाएंगे, ऊपर के टारगेट अचीव होंगे ये उम्मीद। स्टॉप लॉस 8450 पे लगाने की राय है। तो एक पॉजिटिव व्यू अब भी बरकरार है बाजार में इन तमाम स्टॉक्स पे। लेकिन L&T इन्फोटेक पर मयूरेश, क्या सलाह दी है आपने अपने क्लाइंट्स को? आज आखिरी दिन है, आखिरी मिनट है अब इस इशू के लिए। नहीं, प्रॉस्पेक्ट्स तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि अगर हम ROEs की बात करें तो 40% ROEs जनरेट करती है कंपनी। ROICs की बात करें कंपेयर टू पीयर कंपनीज, इट इज जनरेटिंग ROICs ऑफ क्लोज टू 44-45% कंपेयर टू 36-37%। वैल्यूएशंस का हम स्टैकिंग अप करें तो 13 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है कंपेयर टू कंपेरेबल प्लेयर्स लाइक माइंट्री जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है 18.5-19 टाइम्स। तो मुझे लगता है जैसे बिजनेस मॉडल है L&T इन्फोटेक का, आई थिंक रेवेन्यूज हैव बीन ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस और उम्मीद यही लगाए बैठा है बाजार के। आई थिंक जो 20% पे कंपाउंडेड ग्रोथ देखी थी अर्निंग्स में वो शायद बरकरार रहेगी। बॉटम लाइन में जो 23% की अर्निंग्स ग्रोथ देखी है वो शायद बरकरार रहेगी। तो ओनली हिच दैट आई हैव गॉट प्रोबेबली अगर क्लाइंट कॉम्पोजिशन में होगा तो वो होगा 16 से 17% एक्सपोजर टुवर्ड्स द एनर्जी सेगमेंट। और एनर्जी सेगमेंट में जैसे हम उथल पुथल देख रहे हैं, इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिसरप्शन हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट और वहाँ पे अगर कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट होती है तो वहाँ पे थोड़ा दबाव आ सकता है अर्निंग्स पे, क्योंकि BFSI इज ऑलमोस्ट 38-39% where the management is expecting it to inch up to 41%. तो ये सारे पैरामीटर्स पे आई थिंक L&T इन्फोटेक डेफिनेटली स्टैक्स अप वेरी वेल अगेंस्ट हिज कॉम्पिटिटर्स। तो आपने सब्सक्राइब की कॉल दी है, कोई टारगेट्स तय किए हैं?
टारगेट्स तय नहीं किया प्रदीप, लेकिन ये एज पर एंजल ब्रोकिंग रिसर्च आई थिंक इट इज अ सब्सक्राइब टू दिस। ओके, तो ये फिलहाल स्थिति, लेकिन कुछ और काउंटर्स आप देखिए जिनमें एक्शन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एचओवी सर्विसेज एक सरप्राइज मूव है, 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कल आपको याद होगा ये स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल था और मुनाफा वसूली का शिकार बना था। इसके अलावा आप देखिए बॉम्बे डाइंग में एक अच्छी तेजी का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी इंफ्रा कंपनियों में ARSS जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी है। खबरों के लिहाज से 2 स्टॉक्स है फोकस में, NBCC और ITI स्पेशली अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है। संदीप, इस पर मैं आपकी टेक्निकल राय लेना चाहूंगी, क्योंकि नॉर्मली खबरों पर ही स्टॉक भागता है और आज करीब 13-15% की तेजी ITI में बनती हुई दिखाई दी है। क्या मौजूदा भाव पर आप मुनाफा वसूली करना प्रेफर करेंगे या फिर कुछ और चांसेस हैं स्टॉक में तेजी आने के? ITI आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नहीं, थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग तो आया है। NBCC और ITI दोनों में मुझे लगता है कि ऊपर में अगर चांस मिलता है तो हमको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड डाउन हो सकता है। ओके, आशु, क्या आप इन दोनों स्टॉक्स पे कोई राय देंगे? नहीं प्रदीप, ओवरऑल ना ही कवरेज में है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है इन स्टॉक्स के अंदर। बीच बीच में कुछ स्पाइक आता है तो उसके लिए आई थिंक कोई व्यू बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, ITI पे मयूरेश आपकी राय अगर हम लें, चूंकि कई बार बातें हुई हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि कॉन्क्रीट प्लान्स हैं, तैयार हैं और कदम उठाए जा रहे हैं, तो इस बार आप कहेंगे कि गलत पड़ने के चांस काफ़ी कम है स्टॉक में? प्रदीप जी, वैसे ट्रैक तो नहीं करता मैं काउंटर, लेकिन काफी बार हम सुनते हैं होता कुछ नहीं है, तो बात होने दीजिए एंड देन विल प्रोबब्ली रीअसेस हाउ द सिचुएशन विल। चूंकि कैबिनेट में चर्चा हो गई है, तो अब हम उम्मीद यही करेंगे कि एक्शन प्लान रेडी है और जिस तरह से जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ कारोबार को बेचा जा सकता है, कुछ को रिवाइव किया जा सकता है, एक निवेशक को भी लाने की कोशिश है और इस कंपनी के अंदर काफ़ी वैल्यू तो है रियल एस्टेट के तौर पे और दूसरे एसेट्स के तौर पे, जिसको शायद इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इस पे फिलहाल नज़रें नहीं रखते। पर मयूरेश, NBCC को आप देखिए, मेरे ख्याल से 7-8 दिन हुए हैं, बड़ा ऑर्डर मिला दिल्ली में, फिर ज़बरदस्त तेज़ी आई और 35-40% चला। उसके बाद अब यहाँ पर अगर सरकार हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है, क्या करना चाहिए? प्रदीप, ये स्टॉक मुझे नीचे लेवल से काफी पसंद आ रहा था आई थिंक, और जैसे हमने रनअप देखा है, इट इज एक्सपेक्टेशंस हैपनिंग ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट। जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, मुझे लगता है आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 years जैसे PMC कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते जाएंगे विद रीडेवलपमेंट हैपनिंग स्पेसिफिकली गवर्नमेंट साइड से, द ऑर्डर बुक कैन एक्चुअली टच लेवल्स ऑफ अराउंड 58,000 to 60,000 odd crores। इसमें रेवेन्यू में कैसे फर्क पड़ेगा? आई थिंक रेवेन्यू कैन ग्रो सब्सटेंशियली, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूशन सुधरता है और बढ़ता है विद अ बर्जनिंग ऑर्डर बुक साइज, मुझे लगता है 27-28% का आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ इज नॉट रूल्ड आउट, एंड दिस विल स्पेसिफिकली बी एडेड बाय 30-31% ग्रोथ, स्पेसिफिकली इनकी मार्जिन वाले जो 10-11% की मार्जिन है, जो PMC का बिजनेस होता है, जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होता है, वहां से आएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक देयर विल बी अ डिसेंट ऑर्डर बुक ग्रोथ, देयर विल बी अ डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ, एंड इन माय ओन एस्टिमेट्स आई थिंक FY18 में दिस कंपनी शुड इजीली रिपोर्ट एन EPS ऑफ 11 रुपीज। तो जितना वैल्यू है अभी स्टॉक में, शायद विद द शार्प रन अप इन द स्टॉक प्राइस शायद कैप्चर कर चुका है। नाउ इट विल ऑल पॉइंट डाउन टू एग्जीक्यूशन, एंड ऑब्वियसली यस, जैसे ओवरहैंग आ रहा है ऑफ OFS, वो शायद एक दबाव ला रहा है स्टॉक पे, बट इन्वेस्टर्स जो स्टॉक को होल्ड करते हैं नीचे लेवल्स पे, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, बने रहने की सलाह आप यहाँ पे दे रहे हैं। NBCC, संदीप, चूंकि हम पिछले कई दिनों से लगातार आपकी राय ले रहे हैं, अब आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? प्रदीप, आज वीकनेस तो डेफिनेटली सेट इन हुआ है, और अगर मैं समझता हूँ ये लेवल पे या थोड़ा से हल्के से बाउंस बैक पे 242 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपने पहले लिया है, क्योंकि ये 210 में ब्रेकआउट आया है। आप क्या कहेंगे? आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक प्लान है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन एक्चुअली में डिफिकल्ट है। अगर आप ओवरऑल देखें तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड आई मीन इसको एग्जीक्यूशन में मुझे ना कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल के देख के निकलना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए इस पर। ओके, तो मौका मिले तो एग्जिट कर लीजिए। पटेल इंजीनियरिंग, इनफैक्ट उस खबर पर हमने देखा था करीब 2% की रिकवरी दिखा रहा था। आपने क्या इन दोनों कंपनियों में से किसी में पोजीशन ली है या फिर निवेशकों को सलाह दी है पोजीशन रखने की? मयूरेश, क्या
क्या सलाह होगी दोनों स्टॉक्स पर, HCC और पटेल इंजीनियरिंग? नहीं हर्षदा जी, आई थिंक बहुत साफ समझना पड़ेगा कि जो डेट लेवल्स हैं कंपनी की, जो लेवरेज कंपनी की है, वहाँ पे सर्विस करने के लिए काफी समय लगता है। तो ये काफी ऑप्टिमिस्टिक प्लान है, बट मेरे ख्याल से जी बट मेरे ख्याल से आई थिंक फॉर कैश फ्लोज टू इम्प्रूव, और जैसे आई थिंक ENY के पार्टनर साहब भी बता रहे थे, आई थिंक वो बहुत एक सस्टेनेबिलिटी इशू रह सकता है। तो आई थिंक एग्जीक्यूशन इश्यूज, ऑर्डर बुक कैसे आई थिंक एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स कैसे कम कर पाते हैं, ये बहुत अहम होगा। और जहाँ तक कैश फ्लोज का सवाल है, मुझे लगता है कैश फ्लोज बहुत अहमियत रखता है, जो मैं दो कंपनी में प्रॉब्ली देखता नहीं हूँ टू इम्प्रूव ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। इसलिए प्लान बहुत वायबल हो सकता है, बट आई थिंक इम्प्रूवमेंट में काफी समय लगेगा। इस बीच एक बार फिर ITI और NBCC आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि NBCC में सरकार 15% हिस्सेदारी बेचने वाली है। इस 15% स्टेक सेल से सरकार करीब 1700 करोड़ रुपए रेस करेगी। स्टॉक अब भी कमजोर है, और वहीं कैबिनेट ने यह भी कहा है कि ITI के शेयर एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये फिलहाल अपडेट आता हुआ 18% तक की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। और इस फंड ट्रांसफर के बाद क्या प्लान होगा उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल ये अपडेट जरूर आए हैं इन दोनों ही काउंटर्स में, जिसमें काफी मोमेंटम देखने को मिला है दोपहर से ही, लगभग 1 बजे से ही। बिल्कुल। और अब BTST या STBT स्टॉक्स चुनने की बारी है, वो पोजीशन जो आज आप इस वक्त ले सकते हैं और आपको इस पर मुनाफा होगा कल अगर आप इससे एग्जिट लें। हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए आपको बताते हैं। विवेक गुप्ता सबसे पहले बता रहे हैं सेल माइंडट्री 644 के टारगेट, 660 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है विवेक की ओर से। विवेक की एक और कॉल आपके सामने BEL, और यहाँ भी सेल कॉल है 1224 के टारगेट, 1264 पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। वहीं आपको बता दें यहाँ पर अगली जो सलाह आई है वो हेमन कपाड़िया की है, और ये कह रहे हैं M&M में बिकवाली करके चले। 1449 का टारगेट इन्होंने दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, 1473 पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। साथ ही एक और शॉर्ट कॉल वो है बाटा पर, 562 के टारगेट के लिए से शॉर्ट करें, 574 पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव और संदीप वागले दोनों भी मौजूद हैं। सर्वेंद्र, आपकी क्या राय रहेगी, BTST या STBT? नहीं, दो कॉल में से एक मैं BTST करना चाहूँगा, और वो है केन, जिसको मैं बाय करके चलना चाहूँगा। और 170 172 के टारगेट्स कल के लिए इनमें हम लेके चलेंगे, और 164.40 का उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो नेक्स्ट कॉल है मेरी वो STBT है, और वो एक्सिस बैंक पे है। एक्सिस बैंक को सेल करेंगे 551 के टारगेट्स, और स्टॉप लॉस 561.60 पे। दोनों लेवल्स स्पॉट के लेवल्स है। ओके संदीप, आपके कॉल्स? प्रदीप, मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में BTST कॉल देना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 179.50 और अ टारगेट ऑफ 189, और STBT करना चाहूंगा अरविंद में, सेल करना चाहूंगा स्टॉप लॉस ऑफ 324, टारगेट ऑफ 309। और मेरा ये डिस्क्लोजर होगा कि हमने ये क्लाइंट्स को कॉल, इसमें से कुछ कॉल दिए हैं। ओके इस बीच देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जो काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं आखिरी मिनटों के दौरान। सरविंद्र, अगर आप चार्ट्स पे नज़र डालें, सनटेक रियल्टी करीब 2% का एक मूव हमने आते हुए देखा है। आज यहाँ पे वॉल्यूम औसत से करीब 60% ज़्यादा अब तक हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है ये, बट प्रदीप जी इसमें ये है कि डेफिनेटली क्वार्टरली सेटअप्स में अगर आप देखें, एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन कंप्रेशन, एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन अगर आप बोलें, ऑल टाइम लोज से लास्ट 2 क्वार्टर पहले ये स्टॉक ऊपर रिकवर करना शुरू किया है। तो मेरा मानना है कि इसका जहर तो पूरा निकल चुका है। अब ये अपसाइड मोमेंटम जब ये गेन करेगा तो मेरा मानना है कि एक बार अगर कोई इसको ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट 3 से 6 महीने का अगर होराइजन है इसमें, तो मेरा मानना है कि 300-310 तक के टारगेट से ये स्टॉक में डुएबल हैं। और डिलीवरीज भी लास्ट एक फोर्टनाइट से काफ़ी अच्छी जा रही है इसमें, तो मेरा मानना है कि 300-310 का मूव तो बनता है। ओके, 310 के मूव के लिए सनटेक रियल्टी में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। मेटल्स की चमक देखिए, टाटा स्टील की लीडरशिप में हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा एक्शन है। टाटा स्टील इनफैक्ट 4% ऊपर है। हिंडाल्को, वेदांता ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर जमकर खरीदारी हुई है। इस पर मयूरेश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जिस तरह की चमक देखने को मिली है इस पूरे पैक में, आपको क्या लग रहा है कितना और तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, अल्कोआ के नंबर्स के बाद हमने देखा हिंडाल्को और बाकी वेदांता जैसी कंपनियों में तेजी आई, लेकिन स्टील के लिए आपको क्या ट्रिगर्स दिख रहे हैं?
नहीं, आई थिंक अगर हम मैक्रो फैक्टर्स की बात करें तो आई थिंक चाइनीज डेटा पॉइंट्स काफ़ी अहमियत रखते हैं। जैसे डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, जैसे प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, एंड रियलाइजेशंस पे उतना ही फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात आपको ये भी देखनी चाहिए विद द लोकल इम्पोजिशन ऑफ MIP और ड्यूटीज़, आई थिंक कहीं ना कहीं आप एंड यूज़र रियलाइजेशन स्पेसिफिकली फ्लैट या लॉन्ग प्रोडक्ट्स हो, वहाँ दोनों में एक सुधार देखने दिखा है। तीसरी बात, अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो अगर सब्सटेंशियल वॉल्यूम इंप्रूवमेंट ये क्वार्टर में दिखती है स्पेसिफिकली डोमेस्टिक बिजनेस में, तो मुझे लगता है द कपल्ड द ड्यूअल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस जो रियलाइजेशंस बढ़ाएगा प्लस वॉल्यूम, ये लेवरेज के तौर पे आई थिंक बैलेंस शीट्स पे पे आउट होगा। कंपनियों की बात करें तो जो इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई थी, आई थिंक दे आर स्लोली एंड स्टडीली लिक्विडेटिंग दैट, और मुझे लगता है अगर डिमांड जेन्युइनली वापस आती है इन द सेकंड हाफ, तो आई थिंक द कंसिस्टेंसी इन रियलाइजेशंस कैन बी प्रॉब्ली स्टिल बी अचीव्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक द मार्केट्स आर प्रिज्यूमिंग ऑल दीज फैक्टर्स व्हेन दे आर गोइंग इनटू स्टील कंपनीज। ओके, तो ये फिलहाल ओपिनियन आती हुई एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स का। और कल हम इसी शो में दरअसल बात कर रहे थे अर्शिता, अगर आपको याद हो तो रजत बोस ने इस पर एक तेज़ी की कॉल दी थी, काफ़ी बढ़ चुका था उसके बाद भी, और वो काफ़ी ऊपर के टारगेट्स की बात कर रहे थे। आज देखिए 13% और चल चुका है इस हफ्ते, अब तक 30% की चाल हो गई। और आज वॉल्यूम अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते भर का वॉल्यूम आज एक दिन में हो गया है, ये हम कह सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। स्टॉक पे संदीप आपकी कोई कॉल होगी? प्रदीप अभी थोड़ा सा लेट हो गया, 1200 1230 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर लेने की तो सलाह नहीं होगी। अगर आपने लिया है तो भी स्टॉप लॉस आपका काफी लंबा होता है, 1050 का स्टॉप लॉस होगा, तो मैं समझता हूँ नियरर 1200 1230 ये रेंज में थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो 1200 के आसपास 1230 तक के लेवल्स अगर दिखते हैं तो यहाँ पर मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहिएगा। अब देखिए इस हफ्ते इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है और पिछले 3 से 4 महीनों में हमने देखा है स्टॉक में लगभग 40% तक के रिटर्न्स ज़रूर बनते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरे काउंटर्स देखिए जहाँ पर अब एक्शन बढ़ रहा है, और TVS मोटर ये स्टॉक है जहां पर 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी ऑटो कंपनियों में रफ्तार जो है थोड़ी सी धीमी है आज। सर्वेंद्र क्या तेजी करेंगे स्टॉक में? नहीं, आई थिंक ये स्टॉक में इस समय अगर स्लाइडली लार्जर पैटर्न्स देखें तो तेजी का रुझान तो नहीं बन रहा, बट या थोड़ा रेंज में ही रहेगा मेरे हिसाब से। करीब 320 से 300 तक की जो ट्रेडिंग रेंज है उसमें रहेगा। डिसाइसिव मूव्स तो या तो 300 के नीचे इसमें आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि बेस केस सिनेरियो होगा। ये ग्रेजुअली जाके ये करीब 300 का सपोर्ट जब ये तोड़ेगा तो ये स्टॉक उसके बाद एक डिसेंट करेक्शन देगा, बट 320 के बाद इसको डेफिनेटली लॉन्ग साइड भी देख सकते हैं, बट रुझान तो अभी यहाँ से लेन का तो नहीं है। खरीदारी की सलाह फिलहाल यहाँ पर आपके लिए नहीं बनेगी, ये राय है सर्वेंद्र की ओर से। इसके अलावा इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक एस्कॉर्ट्स का शेयर हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आज नए 52 वीक हाई बने हैं। वॉल्यूम अगर हम देखें करीबन 2.5 गुना वॉल्यूम औसत के मुकाबले देखने को मिले हैं, तो काफ़ी एक री रेटिंग होती हुई स्टॉक की लगातार दिखाई दी है। आशु, क्या आपकी इस पे राय है? यस प्रदीप, सर्टेनली आई थिंक काफ़ी टाइम से इसको लॉन्ग की राय है, और मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम में भी बिकॉज अच्छा ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी एक लेवल पे बाइंग आती थी और ऊपर के लेवल पे रुक जाता था, प्रॉफिट बुकिंग आती थी, फिर नीचे आता था, तो कुछ लोगों को एक लेवल के बाद से उसमें कन्विक्शन नहीं थी। तो आई थिंक दिस टाइम वी वर हैविंग स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और काफ़ी लंबा जा सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक की पूरी री रेटिंग होगी और एक आने वाले टाइम में हमें और हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉन्ग कॉल ऑन एस्कॉर्ट्स। ओके, तो एस्कॉर्ट्स में आप तेजी की पोजीशन लेकर चले तो यहाँ पर पैसा जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। GMR इंफ्रा करीब 5% ऊपर। GVK पावर में हम देख रहे हैं कुछ तेजी का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही ARSS जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर फिर से कुछ खरीदारी हुई है। क्या आपकी कुछ सलाह होगी खरीदारी करने की इन स्टॉक्स में, या फिर आप प्रिफर करेंगे मुनाफा वसूली पर जोर देना संदीप, या फिर दूर ही रहना इन काउंटर से? नहीं, दूर ही रहना बेटर होगा। उसमें जो स्टॉक्स आपने बात कही अर्षदा, उसमें मुझे GMR में थोड़ा सबसाइड और दिखाई दे रहा है, लगभग 16-16.5 तक, तो एंट्री लेना है तो उसमें लिया जा सकता है, बट बाकी स्टॉक्स में थोड़ा दूर रहे तो बेटर। फाइनेंशियल काउंटर्स में हम देख रहे हैं खासतौर से मन्नपुरम जनरल फाइनेंस, इसमें मुनाफा वसूली जो है वो बढ़ रही है, करीब 5% नीचे है ये काउंटर। सर्वेंद्र क्या दिख रहा है? पिछले 3 महीनों का ये आउट परफॉर्मर रहा है, अब थक गया है स्टॉक, अब क्या होगा इसमें आगे? नहीं, बिल्कुल आई थिंक लास्ट 52 वीक्स में अगर देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसने रनअप किया है, तो और काफ़ी वर्टिकल सा राइज भी है, तो यहाँ से करेक्शन तो डेफिनेटली बनता है। फ्रेश ट्रेड्स तो यहाँ से बिल्कुल नहीं बनते हैं,
और करेक्शंस जो आएंगे मेरे हिसाब से आई थिंक 58 से 60 तक के लेवल्स डेफिनेटली स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अगर किसी के पास है तो अगर ट्रेड करना चाहें तो वो टारगेट्स के ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं 58 to 60। बट अगर कॉस्टिंग काफ़ी नीचे की है तो आई थिंक 58 के स्टॉप लॉस से इस ट्रेड को रखना चाहिए। ओके मयूरेश, क्वेस्ट कॉर्प में कल हमने देखा 500 के ऊपर के लेवल पे टिकने की इसने पूरी कोशिश की, आज अब 465 पर आ चुका है, करीब 7-7.5% का नुकसान ऊपर से होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें आज के दिन। क्या कॉल देंगे अब आप, क्या निकल लेना चाहिए एक बार जिन इन्वेस्टर्स के हाथ लगा था ये स्टॉक? ये वापस पर्सपेक्टिव पे है प्रदीप जी, और जैसे इसका बिजनेस मॉडल है और जैसे मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस, स्पेसिफिकली जो टॉप लाइन ग्रोथ ये कैगर पे पोस्ट करते आ रहा है, अगर एक रिकॉर्ड करता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स तो एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है बिट्टा मार्जिन्स पे। सेकेंडली आई थिंक अगर हम देखें तो जो वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था वो टीम लीज के कंपेरिजन में आ गया था, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस ऑल्सो हैड बिकम क्वाइट कंपेरेबल टू इट्स क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो नंबर्स आएंगे वेदर द मैनेजमेंट जैसे दर्शा रहे थे ऐसे नंबर्स पोस्ट करती है, तो आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स नंबर्स विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि वैल्यूएशंस एट द करंट लेवल मैं मानता हूं काफी फेयर है स्टॉक के लिए। आशु, पीएसयू बैंक्स में हमने देखा अब कुछ मुनाफा वसूली जोर पकड़ती हुई दिखाई दी है। परहैप्स ये नेचुरल प्रोग्रेशन है कि जहां पर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली, लोगों को एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये स्टॉक्स और करेक्ट होते हैं, क्या आपको लग रहा है एक बार फिर से नेशनल लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए? नहीं लगता है, आशु से संपर्क टूट गया है। मयूरेश, आपकी क्या राय रहेगी पीएसयू बैंक्स पर खास? हर्षित जी, आई थिंक जैसे रनअप हमने देखा आई थिंक ये 2-3 एक्सपेक्टेशंस पे, एक तो आई थिंक जो रिकैपिटलाइजेशन की बातें चल रही है उसमें कौन से बैंक्स को फायदा होगा, दूसरी बात आई थिंक जो एसेट क्वालिटी के हम प्रेशर्स ये बैंक्स में विटनेस कर चुके हैं, मार्केट्स यही मान के चल रहा है कि द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर फॉर अ होल होस्ट ऑफ दीज बैंक्स। और तीसरा आई थिंक इवन विद द रनअप आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं कंपेयर टू द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई थिंक अभी भी काफी डिस्काउंट पे है। बट क्या ये तीनों फैक्टर्स सब्सटेंशियली प्ले आउट होंगे नंबर्स में, आई थिंक ये देखना बहुत जरूरी होगा। कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये बैंक्स को डेफिनेटली है, तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वेदर दे वांट इट और नॉट, दे डेफिनेटली नीड इट, क्योंकि बैलेंस शीट एक्सपेंशन के लिए स्पेसिफिकली लो कैपिटलाइज्ड बैंक्स डू नीड फंड्स टू कम थ्रू। जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल रहा आई थिंक इट इज अ हाईली क्वेश्चनेबल फिगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शायद स्टेबल रहे या अगेन यू माइट सी प्रेशर्स हैपनिंग इन Q1। तो मुझे लगता है आई थिंक रिजल्ट्स देखना बहुत जरूरी होगा, और जैसे रनअप देखा हमने स्टॉक में, मेरे हिसाब से एक स्वाभाविक रिएक्शन है कि सम मनी इज बीइंग टेकन ऑन द टेबल राइट नाउ। ओके मयूरेश, गति पे आप क्या सलाह देंगे? जिस तरह से इनके खिलाफ एक कोर्ट का डिसीजन आया है और आज हम देख रहे हैं गिरावट, हालांकि मिड कैप में जनरल मुनाफा वसूली का रुख है, लेकिन गति का स्टॉक करीब 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ गिरा है। ऑफिशियल ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन जितने मैंने नंबर्स देखे थे इसके, मुझे लगता है आई थिंक जो KWE बिजनेस, जो रेलवे बिजनेस केटर करता है गति, वहाँ पे आई थिंक थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स FY16 में भी देखने मिला था। कंसोलिडेटेड बेसिस पे एब्सोल्यूट नंबर्स में 35 करोड़ के आसपास आई थिंक एक नुकसान सा हुआ था उस पर। एंड जनरली आई थिंक ई-कॉमर्स की ट्रेंड्स आई थिंक बढ़ती जा रही है, दे आर प्रॉब्ली इन्वेस्टिंग इन टू द अदर रूट्स, लो मार्जिन रूट्स आई थिंक से निकल रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन इसकी मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, बट विद दिस एडवर्स रूलिंग प्रॉब्ली कमिंग थ्रू एक सेंटिमेंटली नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आ सकता है स्टॉक पे। इसलिए आई थिंक सलाह यही होगी कि वेट एंड वॉच, सी व्हाट डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आज जो गिरावट आई है उसके पीछे गोल्डमैन सैक्स ने जो एक मुकदमा दायर किया था और वहाँ पर अदालत ने कहा है कि ये डिविडेंड नहीं देंगे, कोई जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे, कोई शेयर इशू नहीं करेंगे, इस तरह के तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और आगे अगर फाइनली कन्वर्जन हो जाता है जो FCCB है गोल्डमैन सैक्स के हाथ में, तो बड़ा डाइल्यूशन होगा, तकरीबन 1/4 इक्विटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है आपको, और उसके चलते यहाँ पर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं गति पे। सर्वेंद्र, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये जो रनअप इसका लास्ट 2-3 महीने का रनअप था, वो रनअप काफ़ी अच्छा रहा है। उसका एक नॉर्मल प्रोग्रेशन और आई थिंक एक करेक्शन, वो शायद वो न्यूज़ के ऊपर आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि स्टॉक को 140-145 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, जब तक वो वायलेट नहीं होते हैं तो उसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अपसाइड में इंटैक्ट है। और इनफैक्ट अगर वो ये 140-145 को एक बार रिटेस्ट करके अगर समझ जाता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बुलिश लॉन्ग टर्म रिवर्सल सेटअप भी रेडी तैयार हो जाएगा, और वहाँ से फिर मेरे हिसाब से आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स इतने अच्छे होंगे कि वापस इसको इनिशिएट करना चाहिए। मेरा डिस्क्लेमर्स में यही है कि हमने भी ये कॉल इनिशिएट करके एक बार बुकआउट किया हुआ है, बट डेफिनेटली 140-145 के बाद उस कॉल को वापस इनिशिएट करने का मौका आएगा, और मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन शायद वो मौका हमको दोबारा दे दे।
आखिरी 2 मिनटों का ट्रेड है बाकी, लेकिन डीसीबी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक देखिए पब 6% की गिरावट दिखा रहा है। कल नतीजे आने वाले और उसके पहले हमने देखा है ये सेल ऑफ स्पेशली पिछले आधे घंटे में बढ़ रहा है। चार्ट पर आपको क्या इंडिकेशन मिला है संदीप, वेरी क्विकली? मुझे स्टॉक का नाम नहीं, डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। नहीं, मैं तो इसमें नेगेटिव रहूंगा। 102 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है तो ब्रेक होना नहीं चाहिए था फॉर द ट्रेंड टू रिमेन इंटैक्ट, तो ये बेचा जा सकता है। मुझे लगता है 92 93 का के तरफ मुंह देना चाहिए अगले कुछ दिनों में। ओके, और हम क्लोजिंग की तरफ 8,500 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है फाइनली 9-10 पॉइंट के मामूली नुकसान के साथ। सेंसेक्स 17-18 पॉइंट्स नीचे, लेकिन पिटाई तो हुई है मिड कैप्स की, जहां मिड कैप इंडेक्स पिछले 2 दिनों से नए हाइज बना रहा था, 100 पॉइंट नीचे आ गया है। और निफ्टी बैंक 60 पॉइंट्स नीचे क्लोज होते हुए इस वक्त अगर अब देखें आखिरी मिनटों में जो इक्वेशंस बने हैं, 3 में से 2 स्टॉक्स नीचे हैं। और आप ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ नेगेटिव करीब शुरुआती घंटे में ही हो गई थी और वो लगातार बनी हुई थी, इसमें कोई बदलाव दिन के दौरान नहीं आया। खास तौर पे कमज़ोर होने वाले शेयरों में आज एनबीसीसी आगे रहा, जहां पर सरकार पूंजी उठाने की तैयारी में है, बाजार में शेयर बेचने की डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी में है। 11% नीचे फाइनली ये आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। नारायणा हृदयालय पे नजर रखिए, इस पर हमने चर्चा नहीं की, हालांकि ये बड़ी गिरावट यहाँ भी आई है, पर वॉल्यूम यहाँ पर औसत से थोड़े कम है। इसके अलावा पिटने वालों में इंडिया बुल्स ग्रुप शामिल था, खासतौर पे जिनके ऊपर आईटी ये छापे पड़े हैं और उसका असर। इसके अलावा प्रदीप आप देखें जो दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर सेल ऑफ एनडीसीसी जैसे काउंटर में, रियल एस्टेट में हमने देखा इंडिया बुल्स रियल में तो धुलाई हुई ही है। HDIL DLF जैसे काउंटर्स थे। आरकॉम में काफ़ी मुनाफा वसूली, मनप्पुरम जनरल फाइनेंस, सुजलॉन, ये सारे काउंटर्स जिनमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी कमाई हुई है, वहीं पर लोगों ने सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली की है। और ये वजह है कि मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे। फिलहाल जो प्रोविजनल क्लोज है वो 8,500 को रिस्पेक्ट किया है। निफ्टी ने 8,505 के लेवल्स पर दिन की समाप्ति 15 पॉइंट नीचे और 12 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स ने जाकर अपने दिन की समाप्ति दिखाई है। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स जैसे हम आपको बता रहे थे लगभग 70 अंक टूटा है। कल के लिए सर्वेंद्र कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आज 8500 पर कहीं ना कहीं लोगों ने उस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये जो 83 से जो मूव हुआ है काफ़ी डिसेंट और ये 200 पॉइंट काफ़ी शार्प भी हुए हैं। गैप एरिया सपोर्ट्स इसमें इस मूव में पहले से भी है और अब तकरीबन 4 गैप्स बुलिश गैप्स हैं, तो आई थिंक फर्स्ट बुलिश गैप रीटेस्ट हो सकता है अराउंड 8400 8450 वो सपोर्ट एरिया होगा। और 100 पॉइंट करेक्शन जो कि निफ्टी जिस तरह से चला, आई थिंक 100-150 पॉइंट करेक्शन रूल आउट नहीं है। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड एक 84-8450 का रीटेस्ट हो जाए तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड्स वापस से लेने के लिए काफ़ी सुधर जाएंगे। जब तक 83-80 नहीं टूटता है तब तक मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। सो जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है उसके इर्द गिर्द बनानी है कि 83-80 जब तक इंटैक्ट है तब तक लेके ही काम करें। ओके, वक्त है फिलहाल इजाज़त लेने का। सर्वेंद्र शुक्रिया आपका, साथ ही संदीप और मयूरेश आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। और अब देखते हैं आज स्टॉक 2020 में हमारे कप्तानों के रिटर्न कैसे आए हैं।